अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? बच्चों आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय नेल्सन सेल। ठीक है। इसमें वैसे तो जो आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बच्चों ये आखिरी टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। लेकिन उसने ना कुछ टॉपिक्स बेटा क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, यानी वैसे टॉपिक का नंबर नहीं लिखा हुआ, ना पेज नंबर इंक्लूडेड है, लेकिन जो क्वेश्चंस उसने दिए हुए हैं आपको होमवर्क के लिए उसमें वो टॉपिक्स आ रहे हैं जो हम स्मार्ट सिलेबस में उसने लिखे नहीं हैं, मतलब नाम नहीं जिनका लिया। इस वजह से ना हमें पढ़ना पड़ेगा फिर भी वो। फ़िलहाल ये आखिरी टॉपिक है लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। तो बच्चा यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कमर्शियल लेवल पे ही होगी, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे ही होगी। और यहाँ पे प्रिंसिपल आप क्या यूज़ करेंगे, वही जो आपने डाउन सेल्स सोडियम की तैयारी में यूज़ किया था, आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस सब समझते हैं। एनोड कैथोड होगा, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन रिएक्शंस होंगे, उन्हीं रिएक्शंस के रिजल्ट के तौर पे आपके पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब क्या होगा जी, आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको बताया एनोड और कैथोड के अलावा एक इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है। तो बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन होना है NaCl का, उसका नाम है ब्राइन सोल्यूशन। तो वो ब्राइन सोल्यूशन हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है। अब आए थोड़ा डायाफ्राम सेल को समझते हैं। नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल क्या है बेसिकली, ये बुनियादी तौर पे बेटा एक स्टील के टैंक पर मुश्तमिल होगा। ये नीचे आपको नज़र भी आ रहा है, ये एक स्टील का बना हुआ टैंक है। ठीक है, बुनियादी तौर पे ना स्टील का बना हुआ ये एक टैंक होगा। कैथोड इसमें क्या होगा, ये जो ओब्लोंग्ड मतलब ये लंबूतरी शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, डोम शक्ल का नीचे की तरफ जो बना हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ आपको ये बना हुआ नज़र आ रहा है, ये जो परफोरेटेड है, पोरस जो बना हुआ है, ओब्लोंग्ड परफोरेटेड स्टील वेसल। ये एक तरह का वैसल ही हो गया ना। ये जो गोल बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ये मेरे मार्कर के ऊपर गौर करें। ये जो गोल बाउंड्री आपको परफोरेटेड नज़र आ रही है, क्या है, कैथोड है। यहाँ पे लिखा हुआ है परफोरेटेड आयरन कैथोड। ठीक है, स्टील में आयरन होता है बेसिकली आयरन की ही एक शक्ल है स्टील। बहरहाल ये हमारे पास आ गया बेटा कैथोड। और कैथोड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, लाइंड इन साइड विद एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। ये जो परफोरेटेड कैथोड है, ये अंदर वाली साइड पे लाइनिंग लगी होती है, किसकी, डायाफ्राम, एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। तो ये ग्रीन कलर की लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये सारी एस्बेस्टॉस डायाफ्राम की लाइनिंग। एस्बेस्टॉस क्या है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। आपने इसको पहले भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी आपको मतलब इस बारे में मैंने बताया हुआ है। अभी भी आपने ये जो चैप्टर शुरू किया था, इसके शुरू में ही आपके पास जो है वो कुछ कंपाउंड के फार्मूलाज लिखे हुए थे, मैंने कहा भी था और बताया था स्पेशल नाम लेके कि एस्बेस्टॉस होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। तो बेटा उसकी लाइनिंग अंदर की तरफ लगी होती है। ये लाइनिंग ही इस प्रोसीजर का एक बहुत अहम पार्ट है, इसकी वजह से ही बेसिक वर्किंग होनी है। आगे जाके इसका रोल आपको बताऊंगा कि डायाफ्राम जो है एस्बेस्टॉस, इसका रोल क्या है। इसी के नाम पे जो सेल है उसका नाम डायाफ्राम सेल रखा हुआ है, क्योंकि डायाफ्राम की लाइनिंग है। ठीक है, चलें। तो ये हमारे पास था जी कैथोड। और एनोड हमारे पास क्या होगा, ग्रेफाइट एनोड होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन लाइनिंग के अंदर ये बना हुआ है रॉड नुमा, ये हमारे पास क्या एनोड लिखा हुआ है हमने, ग्रेफाइट एनोड। ठीक हो गया, ये ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड हो गया। तो ये एनोड और कैथोड हो गए, पूरा सेल आप देख सकते हो। इसमें वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग आपको मतलब अभी पढ़ाता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी डायग्राम देख लो। स्टील वेसल है, परफोरेटेड कैथोड है जिसके अंदर एनोड लगा हुआ है, एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है, नीचे ये एक बेसन रह गया है। ये बेसन बेटा कैच बेसन कहलाता है। इसमें दरअसल आपका प्रोडक्ट गिरेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे आप कलेक्ट कर लोगे। और एक चीज़ रह गई है और वो है ये इनलेट्स आउटलेट्स जो दो नज़र आ रहे हैं। ये आउटलेट बेटा हाइड्रोजन गैस के लिए है, जो वर्किंग के दौरान बनेगी कैथोड के ऊपर। और ये जो आउटलेट है ये क्लोरीन गैस के निकलने के लिए है, जो वर्किंग के दौरान बनेगी एनोड के ऊपर। यानी एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बननी है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बननी है, और इन आउटलेट्स के ज़रिए से उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक डायाफ्राम सेल या नेल्सन सेल मुकम्मल हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलें आए ज़रा आगे हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होगी, कैसे काम करेगा ये सेल, और हमें किस तरह जो है वो आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो वर्किंग में देखें एट एनोड भी जाहिर सी बात है, आपने ये पता क्या करना है, यहाँ पे ये जो डायाफ्राम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे ना आपने सारा NaCl का जो ब्राइन सोल्यूशन है वो यहाँ पे ले लेना होता है। ये सारा ब्राइन सोल्यूशन इधर ना भरा हुआ होगा, ये जहाँ जहाँ मैं, ये सारा ब्राइन सोल्यूशन इधर भरा हुआ होगा। अब जाहिर है ब्राइन सोल्यूशन है तो NaCl तो अपने आइंस में टूट गया होगा। NaCl से आइन बनेंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव।
इसी तरह पानी के भी आइंस बनेंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो पानी भी टूट गया अपने आइंस में और NaCl भी टूट गया। अब NaCl का जो बेटा क्लोराइड है ये एनोड पे जाने में कामयाब हो जाता है। यानी अगर ये दो चीज़ें आपको समझाऊँ मैं यहाँ पे कि अगर आपके पास NaCl था तो इसके आइंस बन गए, कौन कौन से आइंस बने, एक बना Na पॉजिटिव और दूसरा बना Cl नेगेटिव, और जो पानी है वो भी आइंस में टूट जाएगा अपने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब आइंस दो हैं नेगेटिव, Cl और OH, लेकिन कौन जाने में कामयाब होगा? क्लोराइड का पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस वजह से क्लोराइड जाएगा। तो देखें जी एनोड पे क्या होगा, क्लोराइड जाएगा, इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो इसने क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन खारिज किए और दो क्लोरीन एटम बने, वो आपस में मिलकर इस क्लोरीन गैस बना दे। एनोड पे ये गैस बनी। अब यहाँ से देखो ज़रा, एनोड पे जब ये गैस बनती है तो बेटा एनोड से सीधी यहाँ से क्या होती है, बाहर निकलती है और क्लोरीन गैस को अलग हम हासिल कर लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से एनोड पे क्लोरीन गैस बनी और यहीं से ही वो क्या निकल गई, बाहर निकल गई। आ जाएं अब कैथोड पे क्या होगा। अब देखो कैथोड पे जाने के लिए भी दो आइन है, सोडियम आइन है और हाइड्रोजन आइन है। अब जो हाइड्रोजन आइन है इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन हासिल करने का ज़्यादा है, इस वजह से कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए ज़रा कैथोड पे क्या, अब देखिए कैथोड पे उसने पूरा पानी लिखा हुआ है, लेकिन आप पानी को जानते नहीं हो कि इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। अब इसमें से जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, दो H पानी के मॉलिक्यूल लिए हैं, मतलब दो H पॉजिटिव होंगे, ये दो H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस, और पानी के दो मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सल बच गए, यानी दो हाइड्रोक्सल आइन वो इधर आ गए। तो आप दो तरह से रिएक्शन, या तो स्टेट यहाँ पे हाइड्रोजन आइन लिख दो तब भी रिएक्शन ठीक है, और अगर आप पानी लिख दो और हाइड्रोजन निकाल के OH अलग लिख दो तब भी ठीक है। अब आपकी किताब ने इस तरह लिखा है तो ऐसे ही लिख लो। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या होगा, पानी के दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, दो मॉलिक्यूल के जो दो हाइड्रोजन है वो दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना गए, पीछे दो OH बचे, वो दो OH यहाँ आ गए। ठीक है बेटा, यह आपके पास रिएक्शन होता है एट कैथोड। अब ज़रा गौर करो, इधर से आपके पास जो क्लोराइड आयन था ये भी यूज़ हो गया और इधर से हाइड्रोजन आयन भी यूज़ हो गया। सोल्यूशन में इस वक्त क्या बच गया होगा, एक अद सोडियम आयन, एक अद हाइड्रोक्सल आयन। तो बस ये क्या होगा, जो सोडियम आयन है ये मिल जाएगा किसके साथ, OH नेगेटिव आयन के साथ, और ये क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। समझ के बाद अब वो जो NaOH बनेगा इस कंपार्टमेंट के अंदर, वो ड्रॉप वाइज जो है वो नीचे गिरेगा। यहाँ से ड्रॉप वाइज ये ब्लू ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे गिरते हुए। असल में ये सोल्यूशन जब डायाफ्राम से निकल कर यहाँ पर गिरता है तो ये NaOH में तब्दील हो गया होता है, इसलिए यहाँ कैच बेसन में आपको क्या मिलेगा, NaOH। समझ गए बात? अब बेटा जब ये आप पूरी वर्किंग कर रहे होते हो ना, आपको दो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब वो दो प्रॉब्लम क्या हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ जी। तो देखते हैं जी, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वर्किंग, मतलब ये जब सारा कुछ हो रहा था, NaOH बन रहा था, हमें इस सेल की वर्किंग के दौरान दो तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है अभी वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो बेटा आए ज़रा स्टार्ट करते हैं। Cl2 प्रोड्यूस्ड कैन रिएक्ट विद OH नेगेटिव आइंस। अब देखें क्लोरीन जो कि एनोड के ऊपर बनी है ये OH नेगेटिव आइंस के साथ रिएक्शन कर सकती है। अब OH नेगेटिव आइंस आपको पता है वहीं सोल्यूशन में पड़े होते हैं, तो ये वहाँ पे रिएक्शन कर सकती है। अब देखिए OH नेगेटिव आइंस के बारे में एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, ये तो कैथोड पे नहीं बने, एट कैथोड ये OH नेगेटिव कैथोड पे बने, कैथोड वाली साइड पे ये पड़े होंगे। कैथोड वाली साइड से क्या मुराद है बेटा, उसको समझने के लिए आपको ना ये डायग्राम थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, तब आपको ये प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ आएंगे और इनका सोल्यूशन भी। आओ ज़रा मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ, ये हमने क्या बनाया हुआ है। ये डायग्राम बेसिकली पता है क्या है, ये डायग्राम बुनियादी तौर पे आपके इस सेल का ये वाला हिस्सा है, ये देखो ज़रा, बस इतना, ये सिर्फ इतना हिस्सा हमने यूँ समझ ले बड़ा करके यहाँ पे आपको दिखाया, बड़ा करके आपको दिखाया, जिस तरह माइक्रोस्कोपिक सेक्शन नहीं बड़ा करके दिखाते। अब देखो इसमें ये जो हमने पार्ट लिया इसमें ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है डायाफ्राम, ग्रीन कलर का डायाफ्राम, ये समझ लें ये जो सेंटर में बना हुआ है ये ग्रीन कलर का वो डायाफ्राम है। समझ आ गई? अब आओ वापस, ये ग्रीन कलर के डायाफ्राम जो है इसके राइट साइड पे क्या है, ग्रीन कलर का जो डायाफ्राम है इसके राइट साइड पे क्या है, परफोरेटेड कैथोड नज़र आ रहा है आपको, ब्लैक कलर का डॉटेड, यानी ग्रीन कलर के डायाफ्राम से पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो कैथोड वाला हिस्सा होता है। इसलिए देखो ज़रा
ग्रीन कलर का ये जो डायाग्राम, यहाँ ब्लू है बेशक लेकिन वहाँ तो ग्रीन है ना, ग्रीन कलर के डायाफ्राम के जो राइट साइड पे पोर्शन है उसको बोलते हैं कैथोड वाला हिस्सा, कैथोड कंपार्टमेंट इसको कहा हुआ है। और देखिए ज़रा कैथोड कंपार्टमेंट में क्या है, कैथोड कंपार्टमेंट में कैथोड के ऊपर जाके पानी टूटा है कि नहीं, तो दो तरह के आइंस बने थे, हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सल आइन, जिनमें से हाइड्रोजन आइन गैस बना के निकल गए थे, कुछ हाइड्रोजन आइन अभी भी वहीं होंगे। यानी कैथोड कंपार्टमेंट में कैथोड के पास आपको दो आइन मिलने चाहिए, हाइड्रोक्सल आइन और हाइड्रोजन आइन। तो ज़रा गौर करो, ये कैथोड कंपार्टमेंट है और इसके ऊपर देखो हाइड्रोक्सल आइन मौजूद है और कुछ हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं और एक आधा सोडियम आइन भी नज़र आ रहा है। ये सोडियम आइन असल में ना डायाफ्राम इनको इजाज़त देता है कि ये आइन इधर ट्रैवल करें, क्योंकि इधर आके उन्होंने किससे मिलना होता है, OH नेगेटिव से, और बनाना होता है NaOH। असल में वो कैथोड कंपार्टमेंट ही है जिसके अंदर सोडियम आइन और हाइड्रोक्सल आइन मिलते हैं और NaOH बनाते हैं। यानी ये वाला जो रिएक्शन हो रहा था Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाला, ये कहाँ हो रहा होता है, ये कैथोड वाले हिस्से में हो रहा होता है। तो डायाफ्राम के राइट साइड पे कैथोड वाला हिस्सा जहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इस रिएक्शन के मुताबिक बने पड़े हैं, नज़र आ रहे हैं। चलो अब वापस आओ इस डायग्राम पे। ग्रीन कलर के डायाफ्राम के लेफ्ट साइड पे देखिए क्या है, एनोड वाली साइड है कि नहीं, एनोड वाली साइड है, उसे बोलते हैं एनोड कंपार्ट। ये आपका एनोड है ना, ये आपका एनोड है, तो ये बोलते हैं एनोड वाली साइड, इसे एनोड कंपार्टमेंट कहते हैं। तो देखो ज़रा, ये आपका आ जाता है डायाफ्राम और ये डायाफ्राम के लेफ्ट साइड पे एनोडिक कंपार्टमेंट जिसको पॉजिटिव कहा हुआ है। अब जाहिर है यहाँ पर NaCl डाला था आपने ना, तो यहाँ पे ज़्यादा NaCl होगा, Na पॉजिटिव आइन भी इकट्ठे में Cl नेगेटिव। अब जो Na पॉजिटिव है जाहिर है वो कैथोड पे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ हाइड्रोजन आइन पहले पहुँच जाते हैं, इसलिए सोडियम आइन वहाँ जाके क्या करेंगे, सिर्फ इस OH से मिल पाएंगे और NaOH बना देंगे। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया क्लोराइड आइंस। जो क्लोराइड आइन है आपको पता है उन्होंने एनोड पे ही डिस्चार्ज होना है और क्लोरीन गैस बना के इधर से बाहर। समझ आई डायग्राम, ये चीज़ है। अब ज़रा देखिए ज़रा, पहली प्रॉब्लम हमने क्या कही भाई, ये जो क्लोरीन बनी है एनोड के ऊपर, ये एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनी है, इट कैन रिएक्ट विद OH नेगेटिव आइन। यानी अगर ये जो OH नेगेटिव आइन है ये किसी तरह अगर यहाँ पहुँच जाएँ तो भाई ये क्लोरीन के साथ मिल सकते हैं और क्लोरीन के साथ मिलकर इन्होंने क्या करना है, क्लोरीन को ख़राब करना है। क्लोरीन हमारा एक इंपॉर्टेंट एसेसरी प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है जिसको हम बेच सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे काम हो रहा है ना ये। लेकिन अगर OH नेगेटिव किसी तरह वहाँ पहुँच गए तो वहाँ क्या होगा, इन्होंने क्लोरीन से मिलना है। दो OH नेगेटिव आइन अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन खारिज करके दो क्लोरीन को मिलेंगे, तो बन जाएंगे दो क्लोराइड। एक क्लोराइड एक ऑक्सीजन को लेकर बना देगा OCl नेगेटिव, समझ गए। और बाकी क्लोराइड का जो आइन है वो अलग हो गया, ये आ गया, और बाकी इधर बच गया OH और H, वो आपस में मिलकर पानी बना देंगे। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, हमने ये नहीं होने देना है। अब हमने ये कैसे रोकना है, ये डायाफ्राम रोक तो रहा है, देखो ना OH नेगेटिव आइन इस तरफ है, अगर इन्होंने उस तरफ जाना है तो आगे डायाफ्राम खड़ा है ना, डायाफ्राम OH को वहाँ जाने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका OH जाके क्लोराइड को ख़राब नहीं कर सकता। यहाँ पर ये डायाफ्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है कि ये दो सॉल्यूशंस को सेपरेट रखता है। कैथोडिक कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन जिसमें OH और H है, एनोटिक कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन जिसमें Na और Cl है। ये दोनों सॉल्यूशन अलग अलग रहते हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ डायाफ्राम, और ये रिएक्शन होने से बच जाता है किसी हद तक। समझ के बात, तो ये प्रॉब्लम हमने आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया यूजिंग एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोक्साइड आइंस मे डिस्चार्ज एट एनोड। अब देखो ना, ये जो OH नेगेटिव आइंस हैं, अगर फिर से वही बात है, अगर ये यहाँ आ पाएँ किसी तरह, चलो एक आधा ही आ जाए, ये एनोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगे क्लोरीन की बजाय। अब जब ये एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होंगे यानी इनकी ऑक्सीडेशन होगी, तो बजाय यहाँ क्लोरीन गैस पैदा होती, यहाँ पे पैदा होगी ऑक्सीजन गैस। कैसे होगी, ये देखो ऊपर रिएक्शन नज़र आ रहा है। अगर ये OH आइन एनोड पे चले जाएँ, 4 OH यूज़ होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे पहले नंबर पे, 4 न्यूट्रल OH बन जाएंगे कि नहीं, 4 न्यूट्रल OH, मतलब 4 न्यूट्रल OH का मतलब है एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, ये चौथा OH। अब देखो यहाँ से पानी के 2 मॉलिक्यूल बनकर निकल सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल पानी का और ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल, तो पानी के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ये बन गए। पीछे 2 ऑक्सीजन बच गए, ये आपस में मिलकर ये ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन बनी है इसने क्या करना है, यहाँ पर जो क्लोरीन गैस भी साथ साथ बन रही होगी, इस ऑक्सीजन ने उस क्लोरीन के साथ मिल जाना है और मिल के क्लोरीन को ख़राब कर देगा, तो फिर से हमारा नुकसान हो गया क्लोरीन का। अब हमने इस सोल्यूशन से बचने, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया हुआ है बेटा, वो भी यहीं पे ही आपको नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये जो एनोड कंपार्टमेंट है इसमें ज़रा सोल्यूशन का लेवल देखें, ब्लैक कलर की लाइन ये थोड़ी सी ऊपर बनाई है, और कैथोड कंपार्ट में ये जो ब्लैक कलर की लाइन है सोल्यूशन का लेवल है ये थोड़ा सा नीचे बनाया है। असल में ये लेवल ऊपर, ये नीचे। तो आपको पता है पानी या सोल्यूशन का फ्लो ऊपर से नीचे वाले लेवल की तरफ रहता है, तो यहाँ से जो सोल्यूशन का फ्लो है वो रहता है इस तरफ, यूँ।
और जब फ़्लो इधर से इधर होगा तो इधर वाले आयन तो उधर जा सकते हैं, लेकिन OH को इधर आने का मौका नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से OH एनोड के पास जा ही नहीं पाएगा और वहाँ पे ये वाला रिएक्शन कर भी नहीं पाएगा। एज अ रिज़ल्ट आपकी क्लोरीन ख़राब नहीं होगी। समझ गए? यानी दोनों के दोनों प्रॉब्लम आपने डायाफ्राम की मदद से और सोल्यूशन के लेवल की मदद से हल कर लिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाए लास्ट चीज़, वो है जी कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन यहाँ से नीचे गिरता है, टपक के ड्रॉप वाइज यहाँ गिरता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बेटा सिर्फ 11% NaOH होता है, जो कि बहुत कम परसेंटेज है, और 16% NaCl होता है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसकी एवेपोरेशन करते हैं इस सोल्यूशन की, जो हमें यहाँ मिलेगा इसकी एवेपोरेशन करेंगे, पानी ज़्यादा सारा उड़ जाएगा और जो NaCl है ना वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसके क्रिस्टल नमक के बर्तन के पैंदे में बैठना शुरू हो जाएंगे, तो NaOH सोल्यूशन में ही रहेगा। तो देखें फिर NaOH की परसेंटेज 11% से बढ़ के 50% हो जाती है। जब पानी उड़ जाता है और NaCl क्रिस्टल बन के निकल जाएगा तो ज़्यादा परसेंटेज फिर किसकी बच जाएगी? NaOH की, तो 50% हो जाएगा और NaCl रह जाता है 16% से कम होकर सिर्फ 1%। क्लियर है? इस तरीके से आपको 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यहाँ मिल जाता है और मार्केट में सबको पता होता है कि भाई इतनी गुंजाइश ही है, NaOH इतने परसेंट ही मिल रहा है, तो ये आप वहाँ से हासिल कर लेते हैं। ठीक हो गया बेटा? इस तरीके से नेल्सन सेल यानी डायाफ्राम सेल को इस्तेमाल करते हुए आप क्या बना लेते हो? NaOH। थोड़ा टेक्निकल किस्म का टॉपिक है, ख़ास तौर पे ये डायग्राम बड़ी टेक्निकल है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी और उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।